ओके, सो वी आर लाइव नाउ। करण, सब कुछ ठीक है? बढ़िया, स्टार्ट करें। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। दोस्तों, इस लाइव स्ट्रीम में हम लोग जो है फिजिक्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, क्यूट सा, प्यारा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए जीवन में, इसको हिंदी में बोलते हैं एक विद्युत द्विध्रुव के ऊपर बल आघूर्ण। क्या बात है! इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ना बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो पुराने जीवन में पड़ी हुई होना आवश्यक है। तो मैं बस एक छोटा सा काम करूंगा, जहां जहां पे भी जरूरत महसूस होगी कि आपको पुरानी चीजें बता देनी चाहिए, वहां वहां पर मैं आपको पुरानी चीजें बता दूंगा। आप पढ़ लेना और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। चलिए शुरू करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हिचएवर यू फील कनेक्टेड विद। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जितने प्यारे बच्चे यहाँ पे क्लास में आ गए हैं, तुरंत प्रभाव से लाइक कर दो वीडियो को, सो दैट वी कैन स्टार्ट द क्लास। चलिए, आज की कहानी शुरू होगी कहां से वो समझिए। आज की कहानी एक ऐसे पॉइंट से शुरू होगी जो हमेशा आपको याद रखना है, कभी भी भूलना नहीं है। और उस पॉइंट को जो हमेशा याद रखना होता है, जिसे आप कभी भी भूल नहीं सकते, जिसको भूलने की परमिशन मैं आपको कभी नहीं दूंगा, उस पॉइंट को मैं बोलता हूं PTR, अर्थात पॉइंट टू रिमेंबर। तो आज आपके लिए कुछ पॉइंट टू रिमेंबर है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लेते हैं कि पहले से एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और इस विद्युत क्षेत्र का जो मान है, इस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है, वो E है। ठीक है, पहले से ये विद्युत क्षेत्र है और ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। एक समान विद्युत क्षेत्र है, इसका पता किस प्रकार से चल रहा है? इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच की दूरी लगभग बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे ये जो विद्युत क्षेत्र है, ये एक समान विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। एक समान विद्युत क्षेत्र वही होता है जहां पे विद्युत क्षेत्र का मान एक ही बना रहे, दिशा भी एक ही बनी रहे। ठीक है, इस एक समान विद्युत क्षेत्र में मान लेते हैं मैंने एक प्लस क्यू आवेश को यहां पे रखा। तो इस एक समान विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश को रखने पर, और इसी एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर मैं माइनस क्यू आवेश को रखता हूं, तो माइनस क्यू आवेश को रखने पर आपको यह बताना है कि इन दोनों आवेशों के ऊपर यह विद्युत क्षेत्र कितना बल लगाएगा और किस दिशा में बल लगाएगा। ये दो बातें हमें याद रखनी है। फिर से एक बार, अगर आपने एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी प्लस आवेश को रखा, तो उस प्लस के ऊपर बल किस दिशा में लगेगा, माइनस के ऊपर बल किस दिशा में लगेगा, ये अगर आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप उसका क्या जवाब देंगे। चलिए समझते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखें कि अगर प्लस है और प्लस के को आपने विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो प्लस क्यू के ऊपर विद्युत क्षेत्र पर जो बल लगाता है वो अपनी दिशा में लगाता है। मतलब ये प्लस के ऊपर इस E के कारण जो बल लगेगा वो उसकी दिशा में ही लगेगा, इस तरह से। और माइनस क्यू के ऊपर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के कारण, वो उसकी विपरीत दिशा में लगता है, ऐसे। तो क्या ये मोटी मोटी बात आप याद रख सकते हो? लिख लो भले इसको कहीं भी, कि प्लस क्यू पर E द्वारा बल उसकी दिशा में लगता है। E द्वारा बल E की दिशा में होता है, E की दिशा में लगता है। सेकंड, माइनस क्यू पर बल E द्वारा E की विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, तो अगर कभी भी विद्युत क्षेत्र के अंदर, हमेशा याद रखना है, कभी भूल मत जाना बच्चों, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी भी, और ये बहुत काम आएगा डेरिवेशंस वगैरह में और भी बाकी जगह पे, कि कभी भी प्लस क्यू आवेश को आपने रखा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र उसके ऊपर, और माइनस क्यू के ऊपर विपरीत दिशा में बल लगेगा। उस बल का मान कितना होगा? उस बल का मान होगा F बराबर Q इंटू ई। मतलब जिस आवेश को रखा है वो आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस आवेश को रखा है वो आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो बल लगेगा उस बल का फॉर्मूला क्या होगा? F बराबर Q इंटू ई। तो ये बात हमेशा हर तरह से याद रखें कि बल का परिमाण दोनों ही केस में कितना होगा? F बराबर Q इंटू ई। अब आप ये पूछेंगे कि सर इसके पीछे का, सबसे पहले तो लॉजिक याद कर लिया सबने, लॉजिक कोई नहीं भूलेगा, कभी भी नहीं भूलेगा, ठीक है, लॉजिक सबको याद हो गया। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि सर जी ये बताओ कि ऐसा क्यों, व्हाई दिस इज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहां से आती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से शुरू करती हैं और माइनस की तरफ जाती हैं।
तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा है ये किसी ना किसी, ध्यान सुनना बच्चों, ये विद्युत क्षेत्र रेखा किसी ना किसी प्लस से आ रही होगी, गंदी बात। ये विद्युत क्षेत्र रेखा, गंदी बात, ये विद्युत क्षेत्र रेखा किसी ना किसी प्लस से आ रही होगी। मतलब ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनी हुई हैं, कहीं दूर किसी कोने में कोई प्लस बैठा होगा, उस प्लस से दूर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही होंगी। अब इस विद्युत क्षेत्र रेखाओं में आपने एक और प्लस को रख दिया, तो प्लस और प्लस का क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो वो जो दूर बैठा हुआ प्लस है, उसकी विद्युत क्षेत्र रेखा में कोई भी प्लस आएगा तो ये भाई साहब उस पर गुस्सा करके उसको दूर भेजेंगे, और ये भाई साहब इस माइनस को अपनी तरफ बुलाएंगे। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं में अगर आपने किसी प्लस को रखा है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है और माइनस में विपरीत बल लगता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो समझ में आ गया कि दिशा कैसे हुई, ये वैल्यू कहां से आई, Q इंटू ई। अरे बहुत सिंपल है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद है आपको, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश को रखते हैं, परीक्षण आवेश पे जितना भी बल लगता है उस बल को उस परीक्षण आवेश से भाग लगाते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल करके आती है। याद है आपको वो टॉपिक। तो यहाँ पे परीक्षण आवेश के रूप में किसको रखा हुआ है आपने, छोटे वाले Q को। मान लेते हैं छोटे वाले Q के ऊपर बल F लग रहा है, तो उस छोटे वाले Q के ऊपर जो बल लग रहा है उसको जब छोटे वाले Q से भाग लगाओगे तो निकल करके आएगा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहां से जो इस F का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q इंटू ई। इसलिए बोलते हैं ये आवेश का जो के ऊपर लगने वाले बल का जो मान है वो कितना है, Q इंटू ई है ना। यहां तक मक्खन एकदम, तो यहां तक मक्खन हो गया। तो इस मक्खन को खा लो और इसको हमेशा याद रखना, ये कभी नहीं भूलना, जीवन के अंत तक आपको ये चीजें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक एकदम पूरी उमंग के साथ में, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मजा आने वाला है। हम पढ़ने जा रहे हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, ध्यान से लिखो हेडिंग को, एक समान विद्युत क्षेत्र में, हेडिंग ढंग से लिखो, एक समान। और वो क्या था, ये तो था पॉइंट टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर, पीटीआर के रूप में लिख सकते हो इसको। ओके, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे, थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर, विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखे विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, ये आपका क्वेश्चन है। ये डेरिवेशन करना है अपन को इसका, ठीक है। यह आपका विद्युत क्षेत्र है, इसे थीटा एंगल पर आपने इस तरह से जो है विद्युत द्विध्रुव को रख दिया है। इधर है विद्युत द्विध्रुव का माइनस Q, इधर है विद्युत द्विध्रुव का प्लस Q। ये एंगल जो है विद्युत द्विध्रुव के साथ में वो थीटा है, मतलब विद्युत क्षेत्र के सामने एंगल है वो थीटा है, और ये जो दूरी है वो कितनी है, 2a है, और ये आपका विद्युत क्षेत्र E है। अब हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपको जवाब देना है। जब आपने इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र के अंदर विद्युत द्विध्रुव को रखा तो विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र बख्श देगा क्या? विद्युत द्विध्रुव के अंदर दो प्रकार के आवेश रखे हुए हैं। पहला आवेश रखा हुआ है, पहला आवेश रखा हुआ है, हैप्पी योगा डे, बिल्कुल हैप्पी योगा डे टू ऑल ऑफ यू। सभी योग करिए, अपने मन को शांत रखिए, अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए और मस्त रहिए। देखिए ये जो प्लस Q है, इस प्लस Q के ऊपर भी ये E बल लगाएगा और इस माइनस Q के ऊपर भी ये E बल लगाएगा। जरा दिमाग से सोचो, ये जो प्लस Q है, इस प्लस Q के ऊपर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ऐसे,
ये बल लगेगा, और इस बल का परिमाण कितना होगा, Q इंटू ई। तो ये जो बल लग रहा है ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में ऐसे लग रहा है, इसके ऊपर जो बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि ये माइनस Q चार्ज है, अभी अभी हमने पढ़ा। तो ये जो बल है, और ये बल किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं, तो ये बल जो है ये भी कितना होगा, QE होगा। अब सोचने वाली बात यह है कि प्लस Q आवेश के ऊपर जो बल लग रहा है वो इधर लग रहा है QE, माइनस Q आवेश के ऊपर जो बल लग रहा है वो उधर लग रहा है QE। इन दोनों बलों का प्रभाव क्या लगेगा, क्या होगा इन दोनों बलों से? सुनो, ये बल जो QE है उसकी दिशा इधर है, ये बल जो QE है माइनस Q के ऊपर उसकी दिशा उधर है। दोनों बलों की दिशा अलग अलग है, दोनों बल एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो F नेट निकल करके आएगा वो F नेट निकल करके आएगा 0, क्योंकि दोनों बल एक दूसरे के विपरीत हैं। ये QE इधर लग रहा है और ये QE इधर लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रहे हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और जो बल का मान है वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब जब बल का मान 0 आता है तो ये तो ठीक है, सर ने बता दिया दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हैं, बट एक अंतरात्मा का भी भाव होता है, एक यहां से निकलती है आवाज, वो आवाज ये बोलती है कि यहां पर ये बल ऊपर लग रहा है, ये बल नीचे लग रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये चल रहा है, आपके दिमाग में भी चल रहा होगा कि इन दोनों बलों के प्रभाव में हमारे विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घूम जाना चाहिए, मतलब इन दोनों बलों के प्रभाव में हमारे विद्युत द्विध्रुव को इस तरह से घूमना चाहिए। और अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि माना ये जो बल है इधर और वो जो बल है उधर, इन दोनों बलों की दिशा विपरीत होने के कारण नेट बल तो 0 आ गया, परंतु इन बलों का जो घुमाने वाला प्रभाव है वो 0 नहीं हुआ। ये बल इस विद्युत द्विध्रुव को ऐसे घुमा सकते हैं, और किसी भी बल के घुमाने वाले प्रभाव को हम लोग बल आघूर्ण के नाम से जानते हैं, बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण होता है ताऊजी टाउ, ये आपके जो ताऊजी टाउ, TAU टाउ, इसको ताऊजी नहीं बोलना है, सिंपल टाउ ही बोलना है। ये है ताऊ भी नहीं है, ये ताऊ भी नहीं है, ये टाउ है। तो यहां पे टाउ 0 नहीं होगा। एक्चुअल में आप इस बात को समझें कि अब सर मन में सवाल आने चाहिए, देखो जितने मन में सवाल आएंगे उतना अच्छा रहेगा। मन में ये सवाल आना चाहिए कि सर जी एक बात बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है कि इन दोनों बलों का विपरीत होते हुए भी F नेट जो है इनका 0 होते हुए भी इनके कारण अपन को घूर्णन प्रभाव देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमारे मन में ये फीलिंग आ रही है कि ये दोनों बल जो है ये ऐसे घुमा देंगे? उसके पीछे रीजन ये है प्यारे बच्चों कि एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं बल की क्रिया रेखा। सुनने में शब्द अच्छा लगा ना, क्रिया रेखा। बल जिस रेखा में कार्य कर रहा होता है, बल जिस रेखा में कार्य कर रहा होता है उसे कहते हैं बल की क्रिया रेखा। ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा ये है, ये इस रेखा में काम कर रहा है, ये जो लाइन मैंने अभी बनाई है इस लाइन के ऊपर काम कर रहा है। और ये जो बल है इसकी क्रिया रेखा ये है, ये इस लाइन में काम कर रहा है। अगर दो बल एक दूसरे से विपरीत हो और उनकी क्रिया रेखा अलग अलग हो तो ऐसे केस में आपको उनके घुमाने वाला प्रभाव देखने को मिलेगा, आपको उनका बल आघूर्ण देखने को मिलेगा। यही साइंस है जो घूर्णन गति में लास्ट क्लास में 11वीं में आपको मैंने पढ़ाई थी। तो पॉइंट ये है, अपने वो दरवाजे वाला एग्जाम्पल भी दिया था, तो किसी ने दरवाजे वाला एग्जाम्पल नहीं देख रखा है तो आज जाके पहला वीडियो देख लेना। तो मोटी मोटी बात इतनी है कि ये जो QE और QE है इनके प्रभाव में बल आघूर्ण आएगा और बल आघूर्ण का मान 0 नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, इस बल आघूर्ण का मान कितना होगा सर जी? तो बल आघूर्ण का फॉर्मूला इस केस के लिए है कि कोई भी एक बल लिख लीजिए दोनों में से, गुणा दोनों बलों की क्रिया रेखा, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, ऐसे भी आप देख सकते हैं। दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, इस प्रकार से भी इसको आप लिख सकते हैं। तो ताऊजी टाउ बराबर, ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते। इसको दो तरह से भी कर सकते हैं, पहले वाले टाउ को अलग निकालें, दूसरे वाले टाउ को अलग निकालें, फिर इसका भी प्रभाव देखें, उसका भी प्रभाव देखें, फिर जोड़ें। वो थोड़ा सा लंबा लगता है मुझे, तो सिंपल भाषा में अपन कर सकते हैं कि बल आघूर्ण बराबर बल इंटू दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, अपन डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर है, शुरू करें। चलो, कोई भी एक बल लिख दीजिए, तो कोई भी एक बल लिख दो Q इंटू ई। इन भाई साहब के ऊपर भी Q इंटू ई लग रहा है, इन भाई साहब के ऊपर भी Q इंटू ई लग रहा है, दोनों में से कोई भी एक लिख दो, गुणा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी के बारे में बात करते हैं। लंबवत दूरी निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि लंबवत दूरी पूछ किसके बीच में रहा है। तो जब आप लंबवत दूरी की बात करते हो तो वो लंबवत दूरी पूछ रहा है दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य। तो गौर फरमाइए, ये जो बल है, इस बल की क्रिया रेखा जिस लाइन पे लग रहा है, इस बल की क्रिया रेखा ये है, टेंटन है। इस बल की क्रिया रेखा कौन सी है? इस बल की क्रिया रेखा ये वाली है, टेंटन है। अब अपन को इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी चाहिए, तो इन दोनों के बीच में लंबवत दूरी ये होगी। गलत बोला तो बोलो, आया समझ में? दोनों बलों की गंदी बात, डायग्राम को अच्छा से बनाओ सर, इसको थोड़ा सा सीधा करो आई से, हाँ अब ठीक है सर। तो दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के मध्य लंबवत दूरी, ये एक बल की क्रिया रेखा हो गई, ये दूसरे बल की क्रिया रेखा है, इनके बीच की लंबवत दूरी। क्या हम इस लंबवत दूरी को निकाल सकते हैं? ध्यान सुनिए, कर सकते हैं, अपन सब कुछ कर सकते हैं। ई भाई साहब अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये बात तो मानते हो? अगर ये थीटा था तो ये भी थीटा होगा, सब थीटा ही तो है, ये सारी लाइनें एक दूसरे के समांतर ही तो हैं। तो अपन लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर लाइनें इस तरह से समांतर हो तो एक लाइन जो बीच में से काटती हुई जाएगी, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल सब बराबर होंगे। आप किसी को भी थीटा बोल सकते हो, तो ये एंगल थीटा है। अब इस ट्राइंगल में बड़ी खूबसूरती से साइन थीटा लिख के देखिए। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ये क्वेश्चन मार्क आपको चाहिए, ये है लंबवत दूरी, इसको परपेंडिकुलर साइन बना दो इसके ऊपर ऐसे, तो ये आपको चाहिए। तो लंब बटा कर्ण, परपेंडिकुलर बटा कर्ण, और यहां से परपेंडिकुलर भाई साहब कितने निकल के आ रहे हैं? 2a साइन थीटा। ई का मतलब ये हुआ कि दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच में ये जो लंबवत दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये जो लंबवत दूरी आपको दिखाई दे रही है, ये कितनी है? 2a साइन थीटा है। कैसे लिखा? सिंपल फॉर्मूले से, और कोई दिमाग नहीं लगाया, ये आ गया यहाँ पे 2a साइन थीटा। बोलो मक्खन हो गया? सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में मक्खन लिखेंगे जल्दी से, हो गया मक्खन? कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अब इस Q और 2a को साथ में लिखो, E को अलग लिखो, साइन थीटा को अलग लिखो। E हो गया हमारा ताऊ। अब यहां से देखें तो एक चीज और समझ में आती है, Q इंटू 2a को अपन P लिख सकते हैं, तो Q इंटू 2a को P लिख दीजिए, ये हो जाएगा PE साइन थीटा। इसका मतलब जो बल आघूर्ण टाउ है, वो टाउ कितना निकल करके आ गया? PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा आ गया। अभी एंगल किसके बीच में, मैं आपको समझा दूं। आप लोगों ने वो पढ़ा है, क्या बोलते हैं उसको, पी के बारे में। पी की दिशा कहां से कहां होती है? पी की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू होती है, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा प्लस क्यू, ये पी की डायरेक्शन है। तो पी वेक्टर, पी सदिश और ई सदिश, इनके बीच का कोण है। तो याद रखेंगे जो टाउ बराबर आ रहा है पी साइन थीटा, इसके अंदर थीटा किसके बीच का कोण है? पी और ई के बीच का कोण है। यहां तक आपको फोटो फाटो खींचनी हो तो खींचो, आपको नोट करना हो तो पॉज करके नोट कर लो, और बाकी इसकी जो पीडीएफ है वो इस लेक्चर के नीचे आपको एप्लीकेशन में मिल जाती है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से भी आप ले सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे टाउ जी निकल के आए, टाउ जी नहीं, टाउ जी निकल के आए पी साइन थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पी क्रॉस ई। अब जिसने नहीं पढ़ा है 11th क्लास, जिसने नहीं पढ़ा है वेक्टर, वो दुख का पात्र रहेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर आता है? ए बी साइन थीटा की। इतना तो पढ़ के रखो, नाक मत कटवाओ मेरी बिल्कुल ही। चलो अब देखते हैं अलग अलग केसेस। केस नंबर 1, जब थीटा आपका, अलग अलग केस देखेंगे, ऐसे भी क्या बात है।
जब थीटा आपका 90 डिग्री हो और थीटा आपका 270 डिग्री हो, तो 90 डिग्री और 270 डिग्री वाला क्या केस है, ध्यान समझने की कोशिश करना, एक ही बार में क्लियर करने की कोशिश करूंगा मैं भी, अलग अलग केसेस लेके चेक करेंगे अपन। ये आपका ई है विद्युत क्षेत्र। आपने अपने विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार रखा कि वो विद्युत क्षेत्र से कितना एंगल बना रहा है, उसी पे जब बात होती है तो एंगल 90 डिग्री और 270 डिग्री निकल करके आएगा। अब आपको ध्यान से देखना है, फोकस करिएगा यहाँ पे। इधर रखा हुआ है मान लो आपका माइनस क्यू और इधर रखा हुआ है आपका प्लस क्यू। तो अब मुझे ये बताइए कि P की दिशा कौन सी होगी। माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ P होता है, ये P की दिशा होगी। P वेक्टर इस तरफ है, E वेक्टर इस तरफ है, पॉजिटिव में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो ये केस हुआ थीटा बराबर 90 डिग्री का। इधर आते हैं, अगर ऊपर माइनस क्यू हो नीचे प्लस क्यू हो तो P की दिशा इस प्रकार होगी, ये आपका P वेक्टर होगा, सही है। अब आपका P वेक्टर नीचे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र इधर है, तो इससे जो एंगल देखेंगे वो E से ऐसे देखा जाएगा, और ये जो एंगल है ये 270 डिग्री। तो जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, P की डायरेक्शन अपन को देखनी है, E की डायरेक्शन लेनी है, E से P की तरफ जाना है, जो एंगल बन रहा है उसकी बात हो रही है। मक्खन हुआ, आया समझ में। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि आप इधर गए तो एंगल 90 डिग्री का बना, और आप जब यूं घूम के गए तो एंगल 270 बना। डिपेंड करता है P की दिशा कौन सी है। P अगर ऐसे है तो ये एंगल हो जाएगा, P अगर ऐसे है तो यूं एंगल आएगा। चाहे थीटा 90 हो चाहे थीटा 270 हो, जब फॉर्मूला लगेगा टाउ बराबर पीई साइन थीटा, तो पीई साइन 90 डिग्री आएगा, या फिर टाउ बराबर पीई साइन 270 डिग्री आएगा। फॉर योर का इंफॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि थीटा 90 डिग्री जब हो तो साइन 90 1 होता है, और थीटा 270 हो तो भी साइन 270 1 होता है। मतलब दोनों ही केस में यहाँ पे आपका 1 1 आएगा, तो टाउ बराबर आएगा पीई, और ये टाउ का अधिकतम मान है, क्योंकि टाउ का अधिकतम मान मतलब साइन थीटा का अधिकतम मान, और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, तो टाउ का मैक्सिमम मान है, तो मैं टाउ मैक्स लिख रहा हूं। तो टाउ मैक्स कितना निकल करके आता है, पीई निकल करके आता है। इस बात पर विशेष ध्यान रखिएगा कि साइन मैक्सिमम तो टाउ मैक्सिमम होगा। बोलो मुन्ना, समझ में आया मुन्ना कि नहीं आया? आ गया समझ में? आ गया समझ में? कोई दिक्कत नहीं है किसी विद्यार्थी को? अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, यहां पर ध्यान देते हैं, इस प्लस क्यू के ऊपर बल कैसे लगेगा? प्लस क्यू के ऊपर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE, माइनस क्यू के ऊपर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE। माइनस क्यू के ऊपर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में QE। प्लस क्यू के ऊपर बल कहां लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में QE। गौर फरमाओ, ये प्लस क्यू माइनस क्यू घूम करके ऐसे आ जाएगा, क्योंकि ये बल इस तरह से लग रहा है कि उस बल के कारण जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, बल इस प्रकार लग रहा है कि उस बल के कारण टॉर्क कैसी राशि है? सदिश राशि है ना। टॉर्क जो उत्पन्न हो रहा है वो कैसे उत्पन्न होगा? वो इसको घुमा करके ऐसे ले आएगा, यहां भी ये घूम करके, ये कैसे घूमेगा? ये प्लस के नीचे, ये इसको ऐसे लेके जाएगा, इसको ऐसे लेके जाएगा, ये भी घूम करके यूं आ जाएगा। मोटी मोटी बात क्या है वो समझो, ये भी इसको घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है, ये भी इसको घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने की कोशिश कर रहा है। मतलब इन दोनों बलों के प्रभाव में जो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है उसकी प्रकृति कैसी है? उसकी प्रकृति ऐसी है कि वो आपके विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा है। वापस से अगर अपन समझना चाहें, देखना चाहें, तो ऐसे है। यहां भी आप देख सकते हो कि ये जो आपका विद्युत द्विध्रुव था, इसके ऊपर जो बल लग रहा था वो इस प्रकार लग रहा था कि वो विद्युत द्विध्रुव को घुमा करके, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास कर रहा था। ये बहुत मोटी बात है, इस बात को याद रखना है,
और लिख करके रखें। टेंसर राशि भी देखी है, रत्नेश जी कह रहे हैं टॉर्क वाले टॉपिक में बेटा अच्छे से डिस्कशन करेंगे, अभी आप इसको सदिश मान के ट्रीट करिए, कोई समस्या वाली बात नहीं है। 11वीं फिजिक्स की क्लास प्यारे बच्चों हो रही है, प्रियंशु समय पे हो रही है, उसका टाइम अलग है, आप जाकर के देखें, एप्लीकेशन ओपन करते ऊपर ही ऊपर आपको टाइम टेबल दिख जाएगा। फिलहाल ये बात समझ में आ गई आपको कि नहीं आई? सबको क्लियर है? कमेंट करो फटाफट कि भाई विद्युत क्षेत्र जो है वो उसका काम क्या है, विद्युत क्षेत्र जो है इस प्रकार बल लगा रहा है कि टॉर्क का काम क्या है। टॉर्क हमेशा डाइपोल को अपनी दिशा में लाने का प्रयास करता है, तो विद्युत क्षेत्र की कोशिश हमेशा ही रहती है, विद्युत क्षेत्र की कोशिश हमेशा ये रहती है कि तुम हमारी दिशा में आ जाओ। वो कहता है विद्युत द्विध्रुव को कि तुम हमारी दिशा में आ जाओ। अब अगले 15 मिनट अपने फोकस को मुझे दे दो, क्योंकि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, टाउ का मैक्सिमम मान समझ में आ गया, ठीक है, प्लस करें, आगे बढ़ें। चलिए, अब हम दो अलग अलग केसेस लेने जा रहे हैं, और इन केसेस से यकीन मानिए आप बहुत ही महत्वपूर्ण चीज सीखेंगे, इतनी महत्वपूर्ण कि जीवन गदगद हो जाएगा। देखिए, लंबी लंबी लाइनें बना रहे हो सर, आप तो बड़ा बड़ा टॉपिक पढ़ाओगे। बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। मतलब टॉपिक बहुत सिंपल है, खत्म करना चाहो तो एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं, बट मैं उसको बहुत अच्छे से इलेबरेट करना चाहता हूं आप लोगों की सहायता से। अब हम वो वाला केस लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, जिस केस में अपन लोग केस नंबर 2 ले रहे हैं एक तरह से, जिसमें थीटा का मान एक बार तो 0 डिग्री हो और थीटा का मान एक बार 180 डिग्री हो। फिर हम चेक करेंगे कि कहानी किस प्रकार की है। बहुत अच्छे से सुनना, मजा आएगा। थीटा 0 डिग्री, यह आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है, यह आपका विद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। देखो, थीटा किसके बीच का कोण होता है? विद्युत क्षेत्र और जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसके बीच का एंगल होता है आपका थीटा। तो ये आपने रखा माइनस का क्यू, टेंटन है, या आपने रखा प्लस का क्यू। इस केस में मुझे बताओ, माइनस का क्यू यहां रखा है, प्लस का क्यू यहां रखा है, पी की दिशा कौन सी होगी? पी की दिशा होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ये पी की दिशा है। क्या पी की दिशा और ई की दिशा एक ही है? जी हां सर, जो पी की दिशा है वही तो ई की दिशा है, अर्थात इस केस में थीटा बराबर कितना है? 0 डिग्री। ये बात बिल्कुल पता है कि है, ये बात बिल्कुल सही है। इस केस में क्या है सर जी? इस केस में मैंने प्लस क्यू को यहां रख दिया, माइनस क्यू को यहां रख दिया। पी की दिशा कहां है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। तो P इस तरफ है, E उस तरफ है, इसका मतलब यहां जो एंगल बनेगा E से P का, वो एंगल बनेगा 180 डिग्री। सही बात है भाई, P इस तरफ है, E उस तरफ है, तो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 180 डिग्री। नोट्स ऑलरेडी कमेंट आपको एप्लीकेशन पे मिल चुके हैं, इसकी पूरी PDF मिल जाती है, और लास्ट ईयर के हैंडल नोट्स भी पढ़े हुए हैं, कंबाइन करके आप पढ़ सकते हैं आराम से, चिंता की कोई बात नहीं है। अब इधर ध्यान दो, थीटा बराबर 0 डिग्री हो चाहे थीटा बराबर 180 डिग्री हो, टाउ जी कितने निकल के आएंगे? P sin 0। दुर्भाग्य की बात है, sin 0 0 होता है, अंत हो गया, टाउ 0 आ गया। टाउ बराबर P sin 180 डिग्री, 0 आ गया, क्योंकि sin 180, गंदी बात, थीटा की जगह 180 लिखा ही नहीं, ये भी 0 होता है, मतलब टाउ क्या हो गया? 0 हो गया। दोनों ही केसेस में टाउ क्या है? 0 है। बल तो पहले से ही 0 था। इसको बोलते हैं संपूर्ण साम्यावस्था। अब कहीं नहीं जाएगा, ना तो ये प्लस क्यू माइनस क्यू घूमेंगे, ना कुछ होगा। क्यों हो रहा है ऐसा? प्लस क्यू के ऊपर बल किस दिशा में लगता है? प्लस क्यू के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, माइनस के ऊपर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है। दोनों बल एक दूसरे के विपरीत लग रहे हैं, और उन दोनों की क्रिया रेखा भी एक ही है। सर जी टॉपिक तो ऐसा पढ़े कि मक्खन हो जाए तो मजा आता है, वही मैं कह रहा हूं। देखो ध्यान से, प्लस क्यू के ऊपर बल इधर लग रहा है, माइनस क्यू के ऊपर इधर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है बल प्लस क्यू के ऊपर, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है माइनस क्यू के ऊपर। दोनों की क्रिया रेखा एक ही है, और अगर बल की क्रिया रेखा एक ही होती है तो ऐसे केस में टाउ भी 0 हो जाएगा। भाई टाउ कब लगता है? जब दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हो। अब दोनों बलों की क्रिया रेखा एक ही हो गई है, तो ऐसे केस में टाउ का मान भी कितना आएगा? 0 आएगा। क्लियर? अब इधर आते हैं, यहां प्लस क्यू के ऊपर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ऐसे, माइनस क्यू के ऊपर विपरीत दिशा में ऐसे। बलों की क्रिया रेखा एक ही है, दोनों बल एक दूसरे को ख से खत्म कर देंगे।
इसलिए यहाँ पे नेट टाउ भी 0 है, नेट बल भी 0 है। बहुत बहुत बधाई, ये बात समझ में आ गई। इसको बोलते हैं साम्यावस्था। अब साम्यावस्था भी दो तरह की होती है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, स्थिर साम्य, और एक होता है अस्थिर साम्य। साम्यावस्था तो है, मतलब लगने वाला नेट बल, लगने वाला नेट टाउ, सब कुछ 0 है। साम्यावस्था तो है, साम्यावस्था तो है, साम्यावस्था तो है, साम्यावस्था तो है, टाउ भी 0 आ रहा है, बल भी 0 आ रहा है, क्रिया रेखा भी 1 है, सब कुछ सही है, कोई कुछ नहीं हो रहा। परंतु अभी भी कहानी में ट्विस्ट है कि ये स्थिर साम्य है या फिर अस्थिर साम्य है। समझो, जैसे मान लो इस तरह का एक बाउल है और इसके ऊपर आपने बॉल रख रखी है, और एक इस तरह का बाउल है और यहां आपने बॉल रख रखी है। दोनों ही बॉलें टिकी हुई हैं, साम्यावस्था दोनों जगह है, परंतु इस बॉल को हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो फिर ये बॉल नीचे आ जाएगी और अपनी मूल स्थिति से बहुत दूर चली जाएगी। इस बॉल को थोड़ा भी डिस्टर्ब किया, लौट के मुन्ना घर को आए, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब किया, लौट के मुन्ना घर को आए, मतलब थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे वापस से अपनी पुरानी वाली पोजीशन पे आ जाएगी। इस तरह की स्थिति को स्थिर साम्य के नाम से जाना जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, और इस तरह के साम्य को अस्थिर साम्य के नाम से जाना जाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है मुन्ना, अब चेक करते हैं, इधर आ जाओ। देखो, अगर अपन इसको हल्का सा इतू सा डिस्टर्ब कर दें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, मतलब हल्का सा ऐसे डिस्टर्ब कर दूं, प्लस क्यू को यहां ले आऊं, माइनस क्यू को यहां ले आऊं। अब मुझे बताओ कि इनके ऊपर बल कैसे कैसे लगेगा। प्लस क्यू के ऊपर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, माइनस क्यू पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता है। इन दोनों बलों का प्रभाव ऐसे आएगा कि वो उसको इस दिशा में घुमा करके फिर से वापस उसी स्थिति में ले आएगा। मतलब अगर मैंने इस साम्यावस्था की स्थिति में थोड़ी भी छेड़छाड़ करी तो वापस से बल इस प्रकार लगेगा, बल आघूर्ण इस प्रकार लगेगा कि पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाएगा। इसका मतलब ये वो वाली कहानी है सर जी, जो कहानी आप यहां दिखा रहे थे कि दूर गया, लौट के मुन्ना घर को आया। तो यहां पे भी आप डिस्टर्ब करोगे, लौट के मुन्ना घर को आया। उसके बाद यहां पे करके देखते हैं, यहां पे थोड़ा सा डिस्टर्ब करके देखते हैं। अगर आपने हल्का सा यहां पे डिस्टर्ब किया, देखो ऐसे, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। प्लस क्यू के ऊपर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ऐसे, माइनस क्यू के ऊपर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा ऐसे। ये किस तरह से घूमना शुरू कर देगा, यो। अल्लाह, ये क्या हुआ? अगर इसको हल्का सा भी डिस्टर्ब किया तो ये इतना बुरा मान जाएगा कि पूरा घूमना शुरू कर देगा। मतलब सर ये तो कितना गंदा है, हमने इसको हल्का सा, थोड़ा सा डिस्टर्ब किया और इसके ऊपर बल माइनस क्यू पे विपरीत दिशा में, प्लस क्यू पे दिशा में, इसको हल्का सा डिस्टर्ब किया कि इतना गंदा है, इतना बुरा मान गया कि पूरा घूमेगा और पूरा घूम के वापस आएगा। इसका मतलब ये तो वो है कि लौट का मुन्ना घर को नहीं आए, घर से बहुत ही दूर को जाए, वो वाली बात है कि सर जी आपने सही कहा था, ये स्थिति ये वाली है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी गुस्सा कर रहे हैं तो वो तो हमसे दूर जा रहा है। तो ऐसे को बोलते हैं अस्थिर, ऐसे को बोलते हैं अस्थिर साम्य, अस्थिर साम्य। मतलब ये बहुत ही अच्छा संस्कारी बच्चा है, कभी कभी डांट भी दो ना तो घर में ही रहेगा, मुन्ना घर से बाहर नहीं जाएगा, थोड़ा सा दूर जाएगा, गुस्से में वापस घर आ जाएगा। ये है अड़ियल औलाद। अगर इसको थोड़ा भी छेड़ दिया तो ये पूरा एक चक्कर लगा के वापस आएगा अपनी जगह, सही है, और उस जगह को लेकर के दूर चला जाएगा। बताओ, आ गया समझ में? क्लियर है? अब तो कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने कहा था कि यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे। आज आपने मतलब कतई जहर पढ़ाई की है और आप लोगों ने बहुत बढ़िया से पढ़ लिया है। आप लोगों ने क्या क्या सीख लिया? आप लोगों ने विद्युत द्विध्रुव क्या चीज होती है और उसके कारण उसको जब अपन, आपने सबसे पहले तो ये सीखा कि प्लस क्यू को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है, माइनस क्यू को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो क्या होता है। तत्पश्चात आपने ये सीखा कि जब भी अपन एक विद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से रखेंगे किसी एंगल पे तो उसके ऊपर बल आघूर्ण काम करेगा, टाउ काम करेगा, और टाउ किस प्रकार काम करेगा वो भी आप लोगों ने सीखा। उसके बाद आपने जाना कि अलग अलग केसेस कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से केस हैं जब मैक्सिमम टाउ लगेगा। और आपने ये भी जान लिया कि कोशिश हमेशा यही होती है विद्युत क्षेत्र की कि वो विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में ले आए। विद्युत क्षेत्र की कोशिश ये होती है कि वो हमेशा विद्युत द्विध्रुव को अपनी दिशा में ले आए।
उसके बाद आपने ये जाना कि दो केस हो सकते हैं जब एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री हो रहा हो या थीटा बराबर 180 डिग्री हो रहा हो। थीटा बराबर 0 180 है तो दोनों के दोनों ही साम्यावस्था वाले केस जहां पे टाउ 0 आता है, परंतु इसमें दो प्रकार की और कहानी का ट्विस्ट सर ने बताया कि एक तो स्थिर साम्य होता है और एक अस्थिर साम्य होता है। उसको समझने के लिए बॉल वाला एग्जांपल भी दिया जिससे हमको बेहतर समझ में आया। अब आपको एक छोटा सा होमवर्क है, इस क्लास से संबंधित जो भी बात आपको अच्छी लगी, जो कुछ भी समझ में आया, वो आपको कमेंट सेक्शन में करना है। इस वीडियो को एक बार अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना है, बस एक बार, और कह देना है कि जो भी बच्चे ने दुनिया में कहीं भी ये टॉपिक पढ़ाओ एक बार हमसे भी पढ़ के देख ले, और अगर मजा आ जाए तो गलती से मजा थोड़ा सा भी आ जाए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारे परिवार में और ज्यादा से ज्यादा सदस्य जुड़ सकें। जिन बच्चों ने अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है, कहां सो रहे हो भैया, नीचे कमेंट करो, नीचे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहे हैं, उन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करिए, क्लास को ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में इसी उम्मीद के साथ कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो और आप स्वस्थ हो, सुरक्षित हो, बढ़िया हो। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।